इस वंश का जो संस्थापक था इसका नाम था पुष्यभूति। तो पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक था। इसने थानेश्वर, थानेश्वर मतलब हरियाणा में, कहां पर जी, हरियाणा में। इसने थानेश्वर यानी हरियाणा में, हरियाणा के थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना की। ये कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, कुरुक्षेत्र। और देखिए ये रहा यहाँ पे पूरा, ये आप देख सकते हैं पूरे के तरीके से। तो ये पूरा देखिए यहाँ पे ये पुष्यभूति वंश है पूरा यहाँ तक। लेकिन ये किसके शासनकाल में, पुष्यभूति के शासनकाल में है। लेकिन जब आप देखेंगे कि हर्ष के शासनकाल की अगर हम बात करें तो हर्ष का शासनकाल बहुत लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र पे हो जाता है। हर्ष के समय में हर्ष का जो शासनकाल होता है बहुत बड़े क्षेत्र पे हो जाता है। तो इस वंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी, हरियाणा में। बाद में देखिए क्या हुआ था कि बाद में जो चीज़ें आएंगी तो ये होता क्या है कि हरियाणा में पहले अपने वंश की स्थापना करते हैं। ये राजधानी इनकी पहले स्थानेश्वर में होती है, लेकिन बाद में अपनी राजधानी कन्नौज ले आते हैं। और कन्नौज में एक वंश होता है मोखरी वंश, और इसका जो एक शासक होता है नाम होता है गृहवर्मा, ठीक है, क्या होता है जी, गृहवर्मा, गृहवर्मन नाम था इसका, गृहवर्मन। गृहवर्मा जो होता है ये जीजा होता है हर्ष का, यानी प्रभाकर वर्धन जो था उसका ये दामाद होता है। राज्यश्री का ये पति होता है, किसका, राज्यश्री का। राज्यश्री कौन थी, राज्यश्री, राज्यश्री ठीक है पत्नी होती है गृहवर्मन की। और राज्यश्री हर्ष की बहन थी और प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी। इनका विवाह होता है गृहवर्मन के यानी कन्नौज के मोखरी वंश के साथ, किसके साथ, गृहवर्मन के साथ। लेकिन देवगुप्त के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। कन्नौज क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। जब कन्नौज पर अधिकार कर लिया जाता है तो ये बात पता चलती है कि इसको, राज्यवर्धन को, राज्यवर्धन जो हर्ष का बड़ा भाई था। अब जब ये बातें उनको पता चलती हैं तो वो बदला लेते हैं अपनी बहन का, यानी अपनी बहन के पति का बदला लेते हैं। देवगुप्त को पराजित करते हैं। देवगुप्त उन पर अधिकार करता है ना, देवगुप्त के द्वारा गृहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। चलिए अभी आएगा आगे, चलिए ठीक है, मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ देता हूँ, आगे बताऊंगा इसे, क्योंकि अभी आगे आएगा ये, इसमें आज ही कर देंगे इसे खत्म। आगे देखिए, तो वर्धन वंश यानी पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक था। कुछ समय के लिए पुष्यभूति के बाद, ठीक है, अगला जो शासक आता उसका नाम होता आदित्यवर्धन। क्या होता है जी, आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन इस वंश का अगला संस्थापक हो, अगला शासक होता है। संस्थापक नहीं, शासक होता है। संस्थापक तो पुष्यभूति था। ये कुछ समय के लिए शासक बनते हैं। समय काल की बात करें तो इनका समय काल देखिए कब से चलता है। पुष्यभूति के बारे में समय काल आता नहीं है। इनका जो शासन काल चलता है 505 से लेकर के, कितना, 505 से लेकर के, 505 से लेकर के और 525 AD तक, ठीक है। ये मैंने शासनकाल शायद बताया था पिछली क्लास में, तो अब नहीं बता रहा मैं, ठीक है। इनका शासनकाल चलता है 505 से लेकर 525 तक। आदित्यवर्धन आता है। आदित्यवर्धन के बाद एक बीच में शासक आता है जिसका नाम होता है राज्यवर्धन प्रथम। क्या होता है, राज्यवर्धन प्रथम। क्योंकि शासनकाल इनका लंबा होता है इसलिए शासक आता है राज्यवर्धन प्रथम। कौन आता है, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम ये आता है। अगला शासक ये आता है राज्यवर्धन प्रथम। जब ये आता है तो इसके बाद इसका शासनकाल चलता है 525 से लेकर के 555 AD तक इनका शासनकाल चलता है। काफी लंबा समय शासनकाल चलता है इनका। उसके बाद नरवर्धन आता है, शासनकाल उनका चलता है नरवर्धन का शासनकाल चलता है 555 से लेकर के 590 AD तक इनका शासनकाल चलता है। नरवर्धन के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम होता है प्रभाकर वर्धन, जिसको हमें अभी पढ़ना है। देखिए, प्रभाकर वर्धन यह वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक माना जाता है। यानी वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, देखिए, वर्धन वंश की, ठीक है, वर्धन वंश की वास्तविक शक्ति का संस्थापक, ठीक है, यानी पुष्यभूति वंश का वास्तविक इसे संस्थापक माना जाता है। पुष्यभूति को, ठीक है, यानी प्रभाकर वर्धन को पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए इसे क्यों कहा जाता है वास्तविक संस्थापक, देखिए, क्योंकि यह वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक था। यानी इसके काल में, शासन काल में वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। साम्राज्य का थोड़ा सा विस्तार हुआ, ज्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा सा विस्तार हुआ था, ज्यादा नहीं, ज्यादा समय पर नहीं हुआ था।
प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती आपने सुना होगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ये तो आपने सुना ही होगा, इससे ट्रिक से याद कर लेना। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती, और आपसे मैंने अभी बता ही दिया कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यानी कृष्ण जी बोले यशोमती मैया से कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो यशोमती कौन थी, वो वाली यशोमती अलग है, ठीक है, वासुदेव की पत्नी थी वो, ये यशोमती अलग है, ठीक है। ये यशोमती जो थी वो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, ठीक है। दो पुत्र थे इनके, एक का नाम राज्यवर्धन था, एक का नाम हर्षवर्धन था। ये बड़ा बेटा था इनका, क्योंकि राजगद्दी यही प्राप्त करता, ये छोटा बेटा था, ठीक है। कौन था जी, छोटा बेटा। छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन और बड़े बेटे का नाम था राज्यवर्धन। इनकी एक पुत्री भी थी, नाम था इसका राज्यश्री। इनकी एक पुत्री थी, नाम था इसका राज्यश्री, ठीक है। अभी मैंने बताया था राज्यश्री, इनकी एक पुत्री थी राज्यश्री। इनकी एक कन्या राज्यश्री इनसे उत्पन्न हुई, किससे, यशोमती से। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी नरेश गृह बर्मन के साथ हुआ। कन्नौज वर्तमान उत्तर प्रदेश, कहाँ है जी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यानी यूपी में कन्नौज पड़ता है, और इसे इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इत्र नगरी, ठीक है प्यारे दोस्तों मेरे, इत्र नगरी के नाम से इसे जानते हैं। यूपी के कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता था, याद रखना, अभी भी जानते हैं इत्र नगरी के नाम से। तो अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो प्यारे दोस्तों वो है कन्नौज, ठीक है। चलिए, तो इनका जो विवाह हुआ था राज्यश्री का, वो हुआ था कन्नौज के शासक कन्नौज के मोखरी वंश के नरेश गृह बर्मन, ठीक है। मोखरी नरेश का जो मोखरी वंश का जो संस्थापक था, नाम था इसका हरिवर्मा। क्या नाम था, हरिवर्मा, याद रखना, हरिवर्मा। हरिवर्मा इस वंश का संस्थापक होता है। क्रम से बहुत सारे शासक आते हैं, ठीक है। हरिवर्मा आता है, आदित्य वर्मा आता है, यहाँ पे आदित्य वर्धन और आदित्य वर्मा आता है। वर्मा आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे वर्मा आते हैं, गृह बर्मन, आदित्य वर्मन, नर वर्मन, ठीक है, बहुत सारे चीजें आती हैं वहाँ पे। चलिए, तो ये थे प्रभाकर वर्धन, इनके दो पुत्र होते हैं। आगे देखिए, अब बात करते हैं राज्यवर्धन को। ऐसा हुआ क्या था कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद इनका जो बड़ा बेटा था वो गद्दी पर बैठा, लेकिन उससे पहले, इनके गद्दी पर बैठने से पहले एक घटना घट गई थी कि जो राज्यश्री थी ये, इसके पति का नाम क्या था, गृहवर्मन, गृहवर्मन या गृहवर्मा, गृहवर्मन या गृहवर्मा, इनके पति का नाम था, राज्यश्री के पति का नाम गृहवर्मा। तो इन्हें गृहवर्मन की हत्या कर दी थी किसने, मालवा का एक शासक था, मालवा और मगध पे एक वंश था, मालवा और मगध पर, कहा जी, मालवा, मालवा और मगध, मालवा में मगध पर एक वंश था जिसका नाम था उत्तरगुप्त, नाम था इसका उत्तरगुप्त, ठीक है प्यारे दोस्तों। उत्तरगुप्त एक वंश था, उत्तरगुप्त वंश था, और इस वंश का जो शासक था उसका नाम था देवगुप्त। तो देवगुप्त के द्वारा, ठीक है, देवगुप्त के द्वारा राज्यश्री को कैद कर लिया जाता है और गृहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। दोनों के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध में गृहवर्मन की पराजय होती है, उसको मार दिया जाता है और कन्नौज पर देवगुप्त का अधिकार हो जाता है। यानी मालवा के शासक या मगध के शासक उत्तरगुप्त जो वंश था, उत्तरगुप्त जो वंश था, इसके शासक देवगुप्त ने इस पर अधिकार कर लिया, गृहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को कैद कर लिया। राजश्री को जब कैद कर लिया तो इस चीज का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त से युद्ध किया। उस युद्ध में देवगुप्त की पराजय हो गई, लेकिन इनके बीच में, देवगुप्त के बीच में और राज्यवर्धन के बीच में एक व्यक्ति आ रहा था जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था, शशांक। इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शशांक। जैसे अभी भी आप देखते हैं कि कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही वाली बात यहाँ पे हुई थी। शशांक जो था ये बर्मन वंश से, यानी जो पुष्यभूति वंश थे, इनसे नफरत करते थे। अब इन्होंने क्या काम करा कि जब इसने देवगुप्त को पराजित किया राज्यवर्धन ने, तो इसने सोचा भाई ये तो इसको मार देगा। कौन, राज्यवर्धन, किसको, देवगुप्त को। तो शशांक ने कहा देखिए भाई एक काम करते हैं, इन दोनों के मध्य युद्ध हो गया तो हो गया। जैसे आज की बात होती है, जो समझदार व्यक्ति होता है, जो चालाक व्यक्ति होगा वो भी यही बात बोलेगा, लेकिन जो समझदार होगा वो कहेगा लड़ाई झगड़े छोड़ दिए, लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं हम।
तो शशांक ने कहा, शशांक उस समय बंगाल का शासक था, बंगाल में एक शशांक था, बंगाल का शासक, गौंड वंश था वहां पे, और उस गौंड वंश का शासक था शशांक। शशांक ने इनसे कहा राज्यवर्धन से, देखिए भाई जो हो गया सो हो गया, युद्ध हो गया, एक काम करते हैं दोनों बैठ करके समझौता करते हैं, समझौता कीजिए, आपस में समझौता कीजिए, युद्ध को समाप्त कीजिए, मित्रता कर लीजिए। दोनों ने मित्रता करी, मित्रता तो हुई नहीं, दोनों ने क्या काम करा, धोखे से राज्यवर्धन को मार दिया। किसने? देवगुप्त ने और शशांक ने दोनों मिलकर के राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जब राज्यवर्धन की हत्या हुई थी तो उस समय हर्षवर्धन की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। तो 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन शासक बना। ठीक है, अब देखते हैं, आइए देखते हैं, देख रहे हैं, देखिए अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पे बैठा। ठीक है जी, राज्यवर्धन गद्दी पे बैठा। कब बैठा था? देखिए ज्यादा समय का नहीं रहा था, 605 एडी से लेकर के 606 एडी तक, बस ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय, 1 साल के लिए शासक बना था। बदला ले रहा था अपनी बहन का, बहन क्योंकि कैद कर रखा था उसने, देवगुप्त ने कैद कर रखा था। ठीक है, और विंध्याचल पहाड़ियों में इनको कैद कर रखा, अपने किले में कैद कर रखा था, और इनसे छूट करके वो भाग जाती हैं। जब प्रभाकर वर्धन की राज्यवर्धन की जब मृत्यु होती है तो वहाँ से राज्यश्री भाग जाती है निकल करके, क्योंकि इसको लगा कि मेरे भाई को मार दिया इन्होंने तो हो सकता है अगली बारी मेरी आ जाए, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका छोटा भाई बहुत कामयाब है, अभी आएगा। ठीक है, चलिए तो बने रहिए अभी हमारे साथ, इंटरेस्टिंग तो भी होने वाली है चीज़ें, इतिहास को इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए, बहुत सी चीज़ें समझ क्लियर हो जाएंगी आपकी, यूँ चुटकियों में हो जाती हैं सब चीज़ें क्लियर। आपने अभी पढ़ाई कहाँ है, क्या चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए, देखते रहिए चीज़ों को, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ बताएंगे एकदम इतिहास को, इतना सरल और आसान शब्दों में। ठीक है, एक एक चीज़ें, चलिए देखिए। इसी समय मालवा नरेश ने गृहवर्मन की हत्या कर दी। जब यह गद्दी पर बैठा था उसी समय मालवा नरेश गृहवर्मन ने इसकी हत्या कर दी। मालवा नरेश ने गृहवर्मन की हत्या कर दी। गृहवर्मन के बारे में मैंने बता दिया, मालवा का शासक था, नाम था इसका देवगुप्त, इसने इसकी हत्या कर दी और राज्य श्री को कैद कर लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित किया। ये वही देवगुप्त था जो मालवा का शासक था, इस मालवा का शासक था देवगुप्त, इसने ही गृहवर्मन की हत्या करी थी और राज्यश्री को कैद किया था, इसको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद लेकिन देवगुप्त का जो एक मित्र था, अभी मैंने मित्र की बात करी थी, नाम था इसका गौंड शासक शशांक। ये वही शशांक है जिसने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था, याद रखना जी, बौद्धि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया। ठीक है, ये वही शशांक है जिसने, ठीक है, बौद्ध गया में स्थित बौद्ध वृक्ष को कटवा करके गंगा नदी में फेंकवा दिया था। ये शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। शशांक ने करी थी, दोनों ने मिलकर करी थी। जब इसकी हत्या करी गई थी तो उस समय जो इसकी आयु थी हर्षवर्धन की, वो 16 साल की थी। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन शासक बना, और शासक बना था ये कब? देखिए, ये शासक बने थे 606 से लेकर के 647 एडी में। हर्षवर्धन वर्धन वंश का शक्तिशाली यशस्वी सम्राट था। ये अपने आप को शिलादित्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे जी? शिलादित्य। ठीक है, ये अपने आप को शिलादित्य कहलाना पसंद करते थे। मात्र 16 वर्ष की आयु में विकट परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा। 16 वर्ष की आयु में अपने ये गद्दी पर बैठे, और सबसे पहले इनका काम यही था, शासक बनने के बाद सबसे पहले इन्होंने एक ही व्यक्ति से बदला लिया, उसका नाम था शशांक। शशांक को इन्होंने पराजित किया था। 606 में गद्दी पर बैठे, लेकिन 619 एडी में इन्होंने शशांक को पराजित किया। ठीक है जी, 619 एडी में इन्होंने शशांक को पराजित किया। 600 एडी में उनको पराजित करके उसको मार डाला। बोले तेने मेरे भाई को मरवाया था, अब हम तुमसे बदला लेंगे। बोले ठीक है, आ जाइए। शशांक बोला अरे हमने तुम्हारे भाई को मार दिया, तुम कौन होते हो? बोले अच्छा तो ठीक है। दोनों का युद्ध हो गया, शशांक को भगा के मारा। मतलब ऐसा समझ लेना, जैसे इंटरेस्टिंग सा लगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। गौंड शासक शशांक को इन्होंने पराजित किया। पराजित करने के बाद उसकी हत्या कर दी। वह अपने को राजपुत्र कहता था। ठीक है, क्या कहता था? अपने आप को राजपुत्र कहता था, तथा स्वयं अपना नाम
शिलादित्य रखा। क्या रखा था जी? शिलादित्य रखा था, याद रखना। तथा स्वयं अपना नाम शिलादित्य रखा, इसको याद रखना, शिलादित्य रखा। हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। पहले राजधानी कौन सी थी? पहले राजधानी थी स्थानेश्वर। देखिए पूरा साम्राज्य, मैंने कहा था ना साम्राज्य बहुत बड़ा है। ये जो एम्पायर है, ये पूरे का पूरा जो डायनेस्टी है, ये हर्ष की डायनेस्टी है। देखिए ये हर्ष की डायनेस्टी, ये हर्ष की डायनेस्टी है पूरी पूरी तरीके से। ये हर्षवर्धन की डायनेस्टी है। हर्ष यहाँ का शासक था, पूरे साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्योंकि यहाँ का शासक था देवगुप्त, तो पहले देवगुप्त को देखा कि देवगुप्त को देखूंगा मैं। उसके बाद शशांक को पराजित किया, दोनों को ही पराजित कर मार दिया। और मारने के बाद इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज पे किसका वंश का शासन था? पहले मौखरी वंश का शासन था। मौखरी वंश, और ये जो था राजश्री का पति था गृहवर्मन। ठीक है, ये मौखरी वंश का शासक था उस समय। ठीक है, चलिए हर्ष के समकालीन कुछ शासक हैं, देख लीजिए कौन कौन से शासक थे। देखिए भास्कर वर्मा, यह कामरूप का शासक था। कामरूप मतलब असम। प्राचीन काल में असम को कामरूप कहते थे, तो याद रखना कामरूप। यह कामरूप का शासक था, असम का यहाँ का शासक था। इस समय जब हर्षवर्धन का शासन काल था, तो कामरूप का जो शासक था इसका नाम था भास्कर वर्मन। ठीक है, याद रखना भास्कर वर्मन बर्मन वंश का शासक था, याद रखना भास्कर वर्मा। ठीक है, उसके बाद जो कौन आता है? इसके बाद आता पुलकेशिन द्वितीय। अब देखिए हुआ क्या था, जब हर्ष ने उत्तर भारत के राज्यों को जीता और उत्तर भारत में विजय प्राप्त करी, तो इसने सोचा कि क्यों ना अपने साम्राज्य के विस्तार में दक्षिण में भी करूं। किसने? हर्ष ने सोचा। हर्ष ने सोचा कि यार उत्तर के शासकों को मैंने पराजित कर दिया, क्यों ना मैं अपने साम्राज्य के विस्तार करूं। और जहां जहां तक साम्राज्य का मेरा विस्तार होगा, मेरा अधिकार क्षेत्र में जो राजा आएंगे वो मेरी सुनेंगे, मुझे और ज्यादा राज्य प्राप्त होगा, बहुत सारी चीजें प्राप्त होंगी यहाँ से। अब इसने क्या काम करा, ये दक्षिण भारत की तरफ चल दिया बढ़ने के लिए। दक्षिण भारत अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के दक्षिण भारत की तरफ चला। जैसे ही दक्षिण भारत की तरफ चला, तो भैया एक नदी पड़ती है। ठीक है, एक नदी पड़ती है, जिस नदी का नाम है नर्मदा नदी। सॉरी, नर्मदा नहीं, अब गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर दोनों मिल गए। पहले नर्मदा नदी पे टकरा गए दोनों, क्योंकि आप देखेंगे पूरा का यहाँ पे देखिएगा, दिखा देता हूँ। नर्मदा नदी पे टकरा गए। देखिए रे, ये पड़ती है नर्मदा नदी, यहीं पर टकरा गए। पहले नर्मदा नदी पर टकरा गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पहले वंश था जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय बादामी वंश, बादामी इसकी राजधानी थी। ठीक है, चालुक्य वंश का शासक था ये चालुक्य वंश है। तो ये जो पूरे का पूरा ये चालुक्य, देखिए ये कलिंग लिख रहा हुआ यहाँ पे। ये जो वंश था ये चालुक्य वंश था। इसने सोचा कि भाई जैसे इधर के शासक कमजोर हैं, ऐसे इधर के शासक भी कमजोर होंगे। बोला नीचे चलते हैं दक्षिण में, वहां करेंगे। ठीक है, वहां विस्तार करेंगे साम्राज्य का। तो इन्होंने क्या काम करा, ये चले गए सीधे। अब इन्होंने क्या काम करा, जब दक्षिण में जा रहा था तो दक्षिण का जो शासक था उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय यह चालुक्य वंश का शासक था। इसकी राजधानी कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर में बादामी थी। क्या थी जी? बादामी। ये इस वंश का शासक था। और इसने नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया। तो दक्षिण का वह शासक कौन सा था? एक क्वेश्चन यहां से कैसे बनेगा कि दक्षिण का वह शासक कौन सा था जिसने हर्ष को पराजित किया? तो नाम था इसका पुलकेशिन द्वितीय। ये कौन का? चालुक्य वंश का शासक था, चालुक्य। ठीक है, चालुक्य तो आपने सुने होंगे, चोल, चेर, परमार, चालुक्य, चौहान। ठीक है, बहुत सारे वंश आते हैं, बहुत सारे आप देखोगे उसमें। कर्नाटक के बीजापुर के बादामी में इसकी राजधानी थी। ठीक है, आगे गौंड नरेश शशांक, इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। ठीक है, कहाँ पे थी? कर्ण सुवर्ण यानी वर्तमान, ठीक है, बंगाल में इसकी राजधानी। और बंगाल का ही शासक था ये। कहाँ का शासक था? ये बंगाल का शासक था। नाम था इसका गौंड शशांक। बंगाल का ये शासक था। इसकी राजधानी थी कर्ण सुवर्ण इसकी राजधानी थी। यह शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शिव का बहुत बड़ा भक्त था। ये शिव का उपासक था। जिसने बौद्धि वृक्ष को कटवा करके नदी में फेंकवा दिया। अभी मैंने बताया था, बौद्धि वृक्ष को कटवा करके ना नदी में फेंकवा दिया था। आगे जो आया था वल्लभी, गुजरात में। देखिए ध्रुवसेन द्वितीय, ये कौन थे? देखिए ध्रुवसेन द्वितीय हुआ क्या था,
ध्रुवसेन द्वितीय ये गुजरात में मैत्रक वंश के शासक थे। वल्लभी गुजरात में पड़ता है, गुजरात में, और गुजरात में एक वंश था जिसे बोलते हैं मैत्रक वंश। क्या बोलते हैं जी? ठीक है, मैत्रक वंश। मैत्रक वंश यहाँ पे चल रहा था गुजरात के वल्लभी में। देखिए इसमें पड़ता है गुजरात का वल्लभी, कहाँ पड़ता है देखिए, ये मैप है, ठीक है, थोड़ा ऐसे हो गया ये, ठीक है, ये जो पड़ता है ना ये वल्लभी है, ये वल्लभी, ये वल्लभी है, यहाँ पड़ता वल्लभी। यहाँ पे जो वंश था वहां पे था मैत्रक वंश। कौन सा था जी? मैत्रक वंश। तो यहाँ पर मैत्रक वंश था वल्लभी पे, कि मैत्रक वंश का शासक था, इसका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। हुआ क्या था, ध्रुवसेन द्वितीय का हर्ष के साथ पहले युद्ध हुआ। इस युद्ध में ध्रुवसेन की पराजय हुई, हर्ष की जीत हुई थी। हर्ष ने फिर क्या काम करा था, हर्ष ने जब इसको पराजित कर दिया तो इसकी कौशलता को देख करके, इसकी वीरता को देख करके हर्ष ने इसको अपना दामाद बना लिया। तो हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया, याद रखना। तो वल्लभी गुजरात का शासक था, इसने इसे हर्ष ने पराजित किया। बाद में हर्ष ने इसे अपना दामाद बनाया। हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी इससे कर दी और इसे अपना दामाद बनाया। ठीक है, तो ये हर्षकालीन आज वर्धन वंश समाप्त होता है। वर्धन वंश को आज समाप्त करते हैं हम। एक ही क्लास में सब हो गया आपका। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। फिर ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। अब हम मध्यकाल में प्रवेश करेंगे, मध्यकाल में प्रवेश करेंगे और कल हम चीज़ों को पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, हमें आज्ञा दीजिए।